हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एनसीईआरटी है उसके थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। इट विल बी लाइक अ रिवीजन वीडियो फॉर यू और बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी की थ्योरी को देखेंगे कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। बोर्ड के लिए आप लोग इसको रिविजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम किसी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको चेंज करा के ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। ईएमएफ आप लोग ऑलरेडी करंट में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग एक कॉइल ले लें और उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम चेंज कर दें तो हम लोगों को उस कॉइल में एक ईएमएफ मिल जाएगा और उस ईएमएफ की वजह से करंट आ जाएगा। तो जो ईएमएफ आएगा उसको नाम देंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो करंट आएगा उसका नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट। तो यही एक फिनोमिनन है, द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कर दें और उसकी वजह से करंट कहीं इंड्यूस हो जाए उस कॉइल में तो हम लोग कहेंगे कि ये फिनोमिनन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। चलिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो समझते हैं। सपोज कि ये एरिया है, ऑलरेडी आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से परिचित हैं। ये एरिया है, इसका एक एरिया वेक्टर होगा, एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है इसमें ds एलिमेंट, और इसका जो डायरेक्शन होगा उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ये हम लोगों को पता है। तो ये ds वेक्टर हो गया एंड हमने अज्यूम कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इन दैट केस मैग्नेटिक फ्लक्स d विल बी डिनोटेड बाई B.ds। आप लोग ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं, बस शॉर्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का तरीका है वो हम लोग इसमें देख लेंगे। अब टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बस इस पूरे फ्लक्स को, जो छोटे छोटे एलिमेंट वाले फ्लक्स हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि सरफेस प्लेन हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, सरफेस प्लेन हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो हम लोग को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग बी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके फ्लक्स निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू, अगर हम लोग को उसका उनके बीच का एंगल मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है और एरिया का मैग्नीट्यूड मालूम है, तो डायरेक्टली तीनों को मल्टीप्लाई करके बी डेल्टा एस और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करके भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका यूनिट होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला हो गया, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं वेबर। क्या नाम दे देते हैं? वेबर नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट का। अब हम लोग आते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस है। बेस क्या है? फैराडे, जिन्होंने खोजा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन को, उन्होंने दो लॉज दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एसोसिएटेड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है चलिए देखते हैं। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विथ टाइम। ये बहुत ही आसान चीज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है, बेसिकली वही फर्स्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि अगर हम लोग एक कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे चेंज करेंगे? तो विथ टाइम चेंज करेंगे। मतलब एज टाइम पासेस, इफ यू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब बात करते हैं उस ईएमएफ इंड्यूस को क्या कहेंगे? तो उस ईएमएफ इंड्यूस को कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो वैल्यू होगा वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। मतलब आपको बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेना है
क्या निकाल लेना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालिए, आपको ईएमएफ मिल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितने रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन उसका तो डायरेक्शन भी होगा ना कुछ। ईएमएफ सर्किट में क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। बेसिकली करंट के डायरेक्शन की बात हो रही है, तो करंट जो है एक सर्किट में क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो वो जो डायरेक्शन होता है उसकी वजह से यहां पे हम लोग क्या दे देते हैं? माइनस साइन। और आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे लेंज लॉ में। अगर n टर्न हो, ये हमने जो लिखा है इक्वेशन, ये केवल एक टर्न वाले ये कॉइल के लिए है। अगर कॉइल के पास n टर्न्स हो तो हम लोग जो ईएमएफ निकालेंगे वो आएगा ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन ध्यान रखना है यहां पे कि फाई इज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ओनली सिंगल टर्न। केवल सिंगल टर्न का फ्लक्स जो है फाई है, और बाद में हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो हम लोग को ईएमएफ मिल जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि फ्लक्स को किस किस तरह से चेंज किया जा सकता है। फ्लक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे? फ्लक्स देखिए, बी डेल्टा एस कॉस थीटा। डेल्टा एस को ए भी लिख सकते हैं, एरिया है वो, तो बी ए कॉस थीटा। तो फाई कैन चेंज बाय चेंजिंग बी ए या थीटा। इन तीनों में से कुछ भी चेंज कर लीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए या आपका थीटा चेंज हो जाए, उससे हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फाई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, कैसे चेंज हो रहा हो? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं और तब भी ईएमएफ मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्मली भी चेंज हो रहा हो, एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए E इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी ही करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं लेंज लॉ और देखते हैं लेंज लॉ क्या कहता है। ये एक्चुअली हम लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड के बारे में बताता है। तो क्या होता है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड? तो ये कहता है कि ईएमएफ का पोलैरिटी इस तरह से इंड्यूस होगा कि उससे जो करंट आए वो करंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। जिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो ईएमएफ और वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के डायरेक्शन में करंट आएगा। और करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा, और उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक बार देख लेते हैं। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट। इस तरह का करंट प्रोड्यूस करेगा विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? कौन से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा? जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ये स्टेटमेंट है लेंज लॉ का। स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, यू विल हैव टू राइट दिस। कई बार पूछा जाता है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और नॉट? यस, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। We will have to show sometimes also कि Lenz law is in accordance with conservation of energy. We will show that. लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि Lenz law से डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं। Lenz law से डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं? एक दो एग्जांपल लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक आपको लूप दिख रहा है जिसमें करंट शुरू में नहीं था, ये बाद में ड्रॉ किया गया है। तो ये करंट है, ये शुरू में नहीं था, ये बाद में आया है। कैसे आया है? तो ये हमने मैग्नेट लिया और मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। किस पोल को दूर ले जा रहे हैं? नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। तो अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो करंट इसमें इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो नॉर्थ पोल को नजदीक लाना चाहेगा। वो क्या करेगा? नॉर्थ पोल को नजदीक लाना चाहेगा। अच्छा सोचो, नॉर्थ पोल को नजदीक लाने के लिए कौन सा पोल चाहिए यहां पे, ताकि वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके?
बताओ तो ध्यान से सोचना, क्या नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको साउथ पोल चाहिए, और यहाँ अगर साउथ पोल बन जाए तो मजा ही आ जाए, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से ये जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपोज हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां साउथ पोल आएगा। इसका मतलब कैसा डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, याद करो, साउथ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, एकदम सही, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, और ये जो है हमने डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लिया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ निकल गया, है ना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब हम लोग नॉर्थ को दूर नहीं ले जा रहे हैं, नॉर्थ को नजदीक ले जा रहे हैं। अगर हम नॉर्थ को नजदीक ले जा रहे होंगे तो सोचो क्या होगा, हम चाह रहे हैं नॉर्थ को अपोज करें, नॉर्थ आ रहा है नजदीक, नॉर्थ को रिपेल करना चाह रहे हैं। नॉर्थ को रिपेल करने के लिए कौन सा पोल चाहिए, नॉर्थ को रिपेल करने के लिए कौन सा पोल चाहिए, नॉर्थ पोल चाहिए भाई। नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ यहाँ रहेगा तो वो उसको अपोज करेगा, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाना चाहिए, और यहाँ नॉर्थ आने के लिए किस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जिसमें हम लेंस लॉ लगा के डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि करंट उसमें तभी तक रहेगा, करंट उस कॉइल में तभी तक रहेगा जब तक आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना बंद कर दीजिए, करंट खत्म हो जाता है। जैसे अगर आपने ये मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट को नजदीक ले गए तो उस समय तो करंट रहा, लेकिन नजदीक लेके जाके रख दिए तो करंट नहीं रहेगा। ध्यान रखिए कि करंट जो कॉइल में आता है वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आता है। करंट जो कॉइल में आता है वो किसकी वजह से आता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आता है। वो कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं आता है। अगर बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में हो, किसी कॉइल में बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स हो, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा हो, तो उस कॉइल में करंट नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है हम लोग को। सो इसीलिए लिखा हुआ है कि करंट रिमेन्स एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू करेगा, करंट आएगा। चेंज इन फ्लक्स होना बंद हो गया, करंट बंद हो जाएगा। चलिए, तो ये तो लेंज लॉ हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं उन दो एक्सपेरिमेंट्स को, या कहें कि 3 एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमिनन है वो खोजा गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट्स था उनको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट हैं किसने किए थे, फैराडे ने सबसे पहले किए थे, और उसके बाद जब फैराडे ने इसको डिस्क्लोज किया उसके बाद हेनरी ने भी इन पे बहुत स्टडी किया है। हेनरी के वर्क के बारे में आगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो फैराडे और हेनरी के थे उनके बारे में एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जा रहे हैं। इस पे सीबीएसई ने कई बार डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। कई बार हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि डिस्क्राइब फैराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट 1 से। इस एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है कंस्ट्रक्शन, देखिए। सबसे पहले हमारे पास कॉइल है। क्या है हमारे पास, कॉइल है, और उस कॉइल के साथ क्या अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर। क्या अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर। और कुछ भी नहीं है इसमें सेल नहीं है, केवल कॉइल है और गैल्वेनोमीटर है। आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। गैल्वेनोमीटर डज व्हाट, इट डिटेक्ट्स करंट। इट डिटेक्ट्स व्हाट, इट डिटेक्ट्स करंट को डिटेक्ट करता है जी। चलिए, अब सोचिए आप कि अगर ये करंट को डिटेक्ट कर रहा है, तो क्या इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो इसका जो सुई है वो घूमने लगेगा कि नहीं, घूमने लगेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे नॉर्थ पोल को उठा के, मतलब पूरे मैग्नेट को उठाते हैं, और नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल। ऐसा करके हम लोग उसको नजदीक लाते हैं। क्या करते हैं, नजदीक लाते हैं। जैसे ही नजदीक लाइएगा क्या होगा, सोचिए क्या होगा। क्या नॉर्थ पोल को अपोज करना चाहेगा ये वाला कॉइल, एकदम अपोज करना चाहेगा। नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा कि उस साइड में उसका नॉर्थ पोल आ जाए। उस साइड में क्या आ जाए, उसका नॉर्थ पोल आ जाए। नॉर्थ पोल मतलब कैसा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट। और आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट, और करंट ऐसे घूमते हुए इधर से इधर जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाएगा, बताइए यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए से बी की बी से, आंसर होगा ए से बी। इस सिचुएशन में कुछ और सिचुएशन बदलेंगे तो अलग हो जाएगा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा डिटेल करते हैं इसका ये थॉट एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग नॉर्थ को नजदीक ले जा रहे हैं, यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा जैसा हमने देख लिया। अब हम लोग मैग्नेट को ले जाके वहां रख दिए, खूब फ्लक्स है। अच्छा, आपको कैसे पता फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो आपको यहां पे ये दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिख रहा है। देखिए,
आप यहां पे देखिए फ्लक्स, जब यहां नॉर्थ पोल है, इधर बार मैग्नेट रखा हुआ है, फ्लक्स कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो फ्लक्स कम होगा, फील्ड का वैल्यू वहां कम होगा, फ्लक्स कम होगा। जब ये बहुत नजदीक चला जाएगा, देखिए फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक है, फील्ड का वैल्यू बढ़ गया, फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, अगर ये गया तब तो फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन जैसे हमने यहां रख दिया, देखिए खूब स्ट्रॉन्ग फ्लक्स है, खूब स्ट्रॉन्ग फ्लक्स है, लेकिन उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। खूब स्ट्रॉन्ग फ्लक्स होने के बाद भी ईएमएफ इंड्यूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर इस बार मैग्नेट को जस्ट वहां रख दिए, खूब फ्लक्स है लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब क्या कर रहे हैं देखना। अब सोचो जैसे इसको खींचे, क्या क्या किए, बार मैग्नेट को ले गए दूर, दूर ले गए। सोचो क्या होगा। क्या नॉर्थ भाग रहा है और ये कॉइल चाहेगा कि नॉर्थ को ये कॉइल चाहेगा कि नॉर्थ को रोकें। कॉइल क्या चाहेगा? नॉर्थ को रोक दें। और नॉर्थ को रोकने के लिए यहाँ पे वो साउथ बनाना चाहेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा और करंट का जो डायरेक्शन हमने दिखाया है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जब दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स वीक। क्या हो गया? फ्लक्स वीक हो गया। और जैसे ही फ्लक्स वीक हुआ, ले जाते समय तो करंट होगा, लेकिन जब ले जाके रख दिए कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। अब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पोलैरिटी चेंज कर दें, साउथ को उठाएं और लेके आए, साउथ इधर कर दें, नॉर्थ उधर कर दें और तब लेके आए। तब सोचिए क्या होगा। साउथ को लेके अगर आ रहे हैं तो यहां क्या बनना चाहेगा? साउथ बनना चाहेगा ताकि उसको रोक सके। साउथ बनना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। फिर साउथ को यहां लाके रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? फ्लक्स तो खूब होगा लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स स्ट्रांग होने से कोई मतलब नहीं है, फ्लक्स के चेंज होने से मतलब है। अब फिर साउथ यहां रखा गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? साउथ को दूर ले जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? साउथ को दूर ले जाना चाह रहे हैं। साउथ को जब दूर ले जाएंगे तो फिर से करंट आएगा। साउथ को दूर ले जा रहे हैं, कौन सा पोलैरिटी आएगा? साउथ को नजदीक खींचने वाला। साउथ को कौन अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ। तो यहाँ नॉर्थ आएगा, मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा एनालिसिस कर लिया कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा। और देखिए जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेगा वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी बदलेगा। गैल्वेनोमीटर का जो एरो होता है वो बीच में होता है, एक तरफ करंट गया तो इधर और दूसरी तरफ करंट गया तो इधर। तो करंट का डायरेक्शन अगर फ्लक्चुएट होगा तो हम लोग को गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा कि अच्छा इस बार इस डायरेक्शन में था तो इस बार इस डायरेक्शन में है। चलिए इस बार एक्सपेरिमेंट 2 में देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 का सेटअप सिमिलर है, तो हमने कंस्ट्रक्शन एक ही किया है, इसी में आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेरिमेंट 2 भी और एक्सपेरिमेंट 3 भी। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया गया है कि स्विच को ऑन कर दिया गया है। अब स्विच ऑन है तो आप सोचिए कि एक सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है, कॉइल है, सोलेनॉइड जैसा ले सकते हैं आप, कॉइल ले सकते हैं। आपको मालूम है कि इसमें करंट अगर है तो करंट कैरिंग कॉइल भी अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो ये भी तो एक मैग्नेट जैसा हुआ कि नहीं? तो जैसे मैग्नेट को दौड़ा दौड़ा के इसमें ईएमएफ इंड्यूस करा रहे थे, क्या इसको भी स्विच ऑन करने के बाद दौड़ाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें हो रहा था। ये क्लियर है? तो यही एक्सपेरिमेंट 2 है और उसमें कुछ भी नया नहीं है। बस हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 में क्या कर रहे हैं? बार मैग्नेट की जगह हम लोग कॉइल में करंट दे रहे हैं और कॉइल का करंट जो है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और जब उसको मूव कराएंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 3 जो है वो भी इसी सेटअप में किया जा सकता है। से बिल्कुल उसी तरह से कॉइल है और वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और यहां पे कॉइल है, सेल है और की है। ये की को अगर ऑन ऑफ करेंगे तो सोचिए क्या होगा। अगर हमने ऑफ कर दिया, कॉइल है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, तो अभी तो जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें। अगर ये की स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो क्या होगा? इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा। जैसे ही स्विच ऑन किए क्या फ्लक्स हो गया? हाँ, तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ? पहले जीरो था अभी कुछ है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। स्विच ऑन ऑफ करने से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है और अगर स्विच ऑफ ऑन करने से फ्लक्स चेंज होगा
तो भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो स्विच ऑन करेंगे तब भी ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखेगा और स्विच ऑफ करेंगे तब भी इंड्यूस होता हुआ दिखेगा। ऑन होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है, ऑफ होगा तो फ्लक्स घट रहा है, तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी इधर उधर करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हम लोग को डिफ्लेक्शन अलग अलग दिखेगा। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट 3 का एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से हमने आज क्या किया, लेंस लॉ किया और एक्सपेरिमेंट्स देखे। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है समझिए। इसमें एक रॉड है, ये रॉड मूव करता है, ये रॉड क्या होता है, मूव करता है, और उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको मेटालिक रॉड्स जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिख जाएगा और इससे सेपरेट और उस पर रखा हुआ, इसको रेल्स कहते हैं, और इस पर रखा हुआ है मेटल रॉड। ये रॉड v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरिया आपको दिख रहा है। अगर ये रॉड v वेलोसिटी से हम लोग ले जाएंगे, अगर ये रॉड v वेलोसिटी से हम लोग ले जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये एरिया डिक्रीज होगा, और ये अगर एरिया डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब क्या डायरेक्शन होगा ईएमएफ इंड्यूस का वो तो लेंज लॉ लगा के निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फैराडेज लॉ लगा के। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस क्योंकि वेरिएबल है तो इसको हम लोग x अज्यूम कर लें। क्या अज्यूम कर लें, x अज्यूम कर लें, और इस लेंथ को l अज्यूम कर लें। अब क्योंकि ये v वेलोसिटी से लेफ्ट की ओर जा रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसलिए माइनस लिखा हुआ है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब माइनस डी एक्स बाई डी टी को हमने वेलोसिटी लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समय फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स हालांकि वेरिएबल है लेकिन इस समय का फ्लक्स हम लोग निकाल लेते हैं। इस समय का फ्लक्स कितना होगा, सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए केवल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स दे देगा। मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है और एरिया जो होगा ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है, ब्रेथ L है, तो B इनटू एरिया यानी Lx शुड गिव अस मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमको ईएमएफ दे देगा। तो हम लोग इस 5b को हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा b और l कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, बच गया dx बाई डी टी, माइनस भी दिख रहा है, इसको साथ में कर लिए माइनस dx बाई डी टी, और ऑलरेडी लिख चुके हैं माइनस dx बाई डी टी को क्या, वेलोसिटी, और वो जैसे ही लिखिएगा आपको ईएमएफ मिल जाएगा BLV, और इसी को हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ को दूसरे तरीके से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दोनों तरीका दिया हुआ है, मैं आपको दोनों तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग लॉरेंज फोर्स। बाय यूजिंग व्हाट, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है उसको समझिएगा। यहां पे हम लोग अगर इस रॉड को देखें तो रॉड एक मेटालिक रॉड है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर रॉड v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो साथ साथ v वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उन पे फोर्स लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो देखते हैं। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, v क्रॉस b इधर आया, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उसके अपोजिट में होता है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स जब ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। आप निकाल सकते हैं v क्रॉस b, डायरेक्शन v क्रॉस b का नीचे आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो फोर्स ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लग गया, नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया। नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, ऊपर चला गया। किसको छोड़कर चला गया, पॉजिटिव चार्ज को छोड़कर चला गया। तो एक पोलैरिटी डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गया। इस पोलैरिटी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग इस यहाँ पे ईएमएफ भी निकाल सकते हैं यूजिंग लॉरेंज फोर्स।
अब देखिए यहाँ पे अगर पोलैरिटी डेवलप हुआ है तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो गया होगा, कुछ वोल्टेज आ गया होगा। ये वोल्टेज कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा वोल्टेज हम लोग निकालते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को निकालकर, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को निकालकर। मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q है, किसी Q चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QVB, क्योंकि वो चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रहा है ना, तो उस पर फोर्स लगेगा QVB। और वर्क डन कितना होगा, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो जाएगा QVB इंटू L, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन हो गया। एक बार हमने वर्क डन निकाल लिया, इस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हम लोग को EMF मिल जाएगा। इस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करते ही आपका 4 से चार्ज कट जाएगा और आपको फिर से BLV वही इक्वेशन मिल जाएगा जो पहले मिला, ये फिर से हम लोग को मोशनल EMF दे देता है। ठीक, तो इस तरह से हमने दो मोशनल EMF को डिराइव करने के दो तरीके देखे। इसमें आपको पोलैरिटी का डायरेक्शन निकालने का भी तरीका पता चल गया। पोलैरिटी का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, जब भी रॉड मूव कर रहा हो, रॉड के में पोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या करिए, V की तरफ हाथ रखिए, B की तरफ कर्ल करिए, जो थंब होगा वो आपको पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाएगा। V की तरफ हाथ रखिए, B की तरफ कर्ल करिए, जो थंब होगा वो आपको पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाएगा। ये अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये अगर नेगेटिव पोलैरिटी है, तो करंट तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें बिना पोलैरिटी के भी हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। बिना पोलैरिटी के अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमको निकालना हो तो हम लोग लेंज लॉ यूज करेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि करंट इस तरह से इंड्यूस होगा, करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अब देखिए फ्लक्स इसमें डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो ये करंट क्या करेगा, करंट एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेगा जो इस फ्लक्स के डिक्रीज को कम कर सके, यानी फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज कर सके। किधर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इनटू द प्लेन का फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो उधर ये फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। तो उधर इंक्रीज करने के लिए जिधर इंक्रीज करना है उधर थंब रख दीजिए, जिधर इंक्रीज करना है उधर थंब रख दीजिए, और हैंड जिधर कर्ल हुआ, हैंड जिधर कर्ल हुआ वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आई विल रिपीट दिस कि लेंज लॉ कहता है कि करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यहां पे फ्लक्स इनटू द प्लेन वाला डिक्रीज हो रहा है, तो जिधर वो डिक्रीज होगा ना उधर वो क्या करेगा, उसको अपोज करने के लिए उधर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने के लिए इनटू द प्लेन इंक्रीज करना है, तो जिधर इंक्रीज करना है उधर थंब रख लो, और फिंगर्स जिधर कर्ल हुए वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज है तो इसको देख लेते हैं क्या है। सपोज यही सेम सिचुएशन होता और इसमें रॉड स्टेशनरी होता, रॉड क्या होता, स्टेशनरी होता, तो आप सोचिए कि क्या, लेकिन रॉड स्टेशनरी होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी कर रहा हो। तो दो चीजें एक साथ बताई गई हैं, रॉड स्टेशनरी हो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो भी ये रॉड मूव करना शुरू हो जाएगा, ये रॉड पे फोर्स लगेगा। ठीक, इस रॉड पे क्या फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है वो हम लोग और आगे देखेंगे, है ना, लेकिन ये पक्का है कि इस रॉड पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अब सोचिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो है, जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन आपको मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो दिख रहा है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या दिख रहा है, जीरो। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वेलोसिटी नहीं है ना, ये वेलोसिटी तो नहीं है रॉड के पास, रॉड तो स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस पे फोर्स लग रहा है। तो अगर ये फोर्स लग रहा है तो कौन फोर्स लगा रहा है, तो वो दूसरा कौन सा सोर्स हो सकता है, लॉरेंज फोर्स का।
दूसरा सोर्स ऑफ लॉरेंज फोर्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लॉरेंज फोर्स दो वजह से लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 हो चुका है, तो एकमात्र फोर्स सोर्स ऑफ लॉरेंज फोर्स क्या बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ गया होगा। अब यहां कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहां तो हम कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन में करंट तो नहीं दे रहे हैं, तो कहीं से ईएमएफ तो नहीं बाहर से दे रहे हैं, ये तो इसी में इंड्यूस हो रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो यहां पे हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां से लॉरेंज फोर्स आएगा जिसका एक्सप्रेशन आपको मालूम है, F = Q × E। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोर अबाउट दिस वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड। आपका जैसे इसमें रॉड जो है v वेलोसिटी से चल रहा था, लीनियर मोशन था, उसी तरह से अगर एंगुलर मोशन होने लगे, रॉड रोटेट करने लगे, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा वो निकालते हैं। इसका भी मैंने दो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये तरीका है, इसमें प्रॉब्लम क्या है आप समझिए कि ये जो रॉड रोटेट कर रहा है इसमें डायरेक्टली BLV यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो इस एंड का वेलोसिटी है 0 और इस एंड का वेलोसिटी है ω_L, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो कौन सा वेलोसिटी रखेंगे पता ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये पता नहीं है कि कौन सा वेलोसिटी रखेंगे तो डायरेक्टली BLV नहीं यूज करेंगे। लेकिन इसका यहां से यहां तक वेलोसिटी जो वेरी कर रहा है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो लीनियर वेरिएशन के समय जब लीनियर वेरिएशन हो रहा हो तो हम लोग उस क्वांटिटी में एवरेज क्वांटिटी पुट कर सकते हैं। तो BLV एवरेज अगर यूज करेंगे तो यहां से जो यहां पे जो ईएमएफ आ रहा होगा उस ईएमएफ का हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या लेंगे, तो इस एंड का वेलोसिटी प्लस इस एंड का वेलोसिटी बाई 2। तो इस एंड का वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस इस एंड का वेलोसिटी ω_L है तो ω_L बाई 2। तो हेंस वेलोसिटी एवरेज बिकम्स ω_L बाई 2, और ईएमएफ अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो B⍵L²/2 ये आ जाएगा। पहला तरीका रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ इंड्यूस निकालने का। दूसरा तरीका जो है वो इंटीग्रेशन मेथड होता है। तो इंटीग्रेशन मेथड भी देखेंगे, इसमें हम लोग x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट। इस dx एलिमेंट में हम लोग ईएमएफ इंड्यूस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरे पार्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट माना जा सकता है, और वो माना जा सकता है v = ω_x। कितना माना जा सकता है, v = ω_x। तो इसके लिए अगर ईएमएफ इंड्यूस निकालें तो BLV ये लिखेंगे, B इसके लिए लेंथ कितना है dx इंटू वेलोसिटी कितना है ω_x। अब इसका ईएमएफ निकल गया, बाकी सब जो है इसके साथ सीरीज में है, और सीरीज में जब ईएमएफ होता है तो सबको क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। विथ सेम पोलैरिटी हो तो जोड़ते जाते हैं, तो जोड़ देंगे। जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन कर लिए 0 से L B⍵x dx को, तो जब इसको इंटीग्रेट करिएगा B⍵ तो बाहर आ जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2 होता है, ये x²/2 हो गया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से L। जैसे ही लिमिट पुट करिएगा आपको सेम आंसर आ जाएगा B⍵L²/2। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड।